नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। तो क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका का जो हमारा अंतिम चैप्टर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा तथा मेरे सपनों का आदर्श समाज। तो इन दोनों जो ये हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं, इनमें जो ये अंश दिया गया है ये इनके भाषण का एक हिस्सा है जो किसी कारणवश नहीं पढ़ा गया था। तो इन्होंने यहाँ पर इसको मुक्त रूप से किताब के रूप में, पुस्तक के रूप में इन्होंने छपवा दिया। तो आपने देखा किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है समाज में ये जो जाति प्रथा व्याप्त थी उस समय पर बहुत ज्यादा, जिस कारण दलितों का शोषण हुआ करता था, उन पर अत्याचार किया जाता था। और जैसे आप चैप्टर का नाम यहाँ पर पाठ देख रहे हैं, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, तो एक समाज में एक परंपरा बनी हुई थी, एक प्रथा बनी हुई थी, जाति प्रथा, कि जो व्यक्ति जिस जाति का है या जिस काम को उसने अपने जाति के अनुरूप अपनाया है वो उसी को करेगा। तो उसके कारण उसको किस तरह के कष्ट यहाँ पर उठाने पड़ते हैं, किस तरह की परेशानियां उसको हुई थी, वो सारी बातें उन्होंने यहाँ पर अपनी शेयर की है। तो हम उनका जो नेक्स्ट जो पार्ट है, मेरे सपनों का आदर्श समाज, यानी कि जिसमें वो अपने बारे में बताते हैं कि उनकी आखिर क्या इच्छा है, उनके अनुसार एक आदर्श समाज की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक जीवन परिचय भी हमने इसमें पढ़ा था कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हमारा जो महू में हुआ था, जो कि अभी मध्य प्रदेश में है। और वो अपने मतलब उनके जो पिताजी थे मोलजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार जो था कबीर पंथ को मानने वाला था, कहें तो मराठी मूल का उनका परिवार था। और वर्तमान जो में वो रत्नागिरी जिले के अम्बेडवे गांव के निवासी थे। और यहाँ पर हमने उनके बचपन के बारे में भी जाना कि अपनी जाति के कारण भीमराव बालक भीम को, यानी कि जब वो बालक थे, छोटे थे, तब से ही सामाजिक विरोधों का सामना उनको करना पड़ा था। और विद्यालय पढ़ाई में अक्षम होने के बावजूद जो भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और हमने यहाँ पर बताया था कि उनसे बचपन में जब इस तरह की बात पूछी जाती थी तो कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो कहते थे कि मैं बड़े होकर वकील बनूंगा और समाज में जो ये बुराइयां फैली हुई है उन सभी बुराइयों से मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध बहुत सारा, यानी कि अंबेडकर ने कहा था कि जो छुआछूत है या जाति प्रथा जो है वो एक तरह की गुलामी से बदतर है। यानी कि जब उन्होंने बड़ौदा के पास जो रियासत राज द्वारा वो शिक्षित थे और उन्हीं की सेवा के लिए वो बाध्य थे, और उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण ही कुछ समय बाद उनको वो नौकरी छोड़नी पड़ी थी। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। जब यहाँ पर जब भारतीय राजनीतिक समुदाय की मतलब उनको अनिच्छा की आलोचना करने के लिए जब उन्होंने दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण, जो कोल्हापुर राज्य के शासक साहू चतुर्थ को उन्होंने बहुत प्रभावित किया, और जिनका अंबेडकर समाज के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल जिससे मच गई। और बहुत बॉम्बे उच्च हाईकोर्ट में जब विधि का अभ्यास करते हुए जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उनको ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। जैसे कि यहाँ पर उनके बहुत सारे आप देखते हैं
कि अलग अलग जो भीमराव अंबेडकर की यहाँ पर रचनाएं हैं वो किस तरह से उन्होंने उनकी रचनाएं हमने यहाँ पर देखी। तो ज्यादातर आपने उनकी रचनाएं देखी होंगी कि ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं उनकी समाज में फैली इस जाति प्रथा, इस जाति धर्म के छुआछूत से यहाँ पर दूर हटने के लिए, नियम बनाने के लिए उन्होंने पूरा ये पाठ लिखा। तो जैसे कि हमारा चैप्टर ही मैंने बताया आपको श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पर था, तो इसमें उन्होंने यही चीजें बताई थी कि जिस प्रकार से मतलब एक तरह से श्रम का विभाजन लोगों की जाति के अनुसार इस समाज में होता है। तो देखिए इनका राजनीतिक जीवन जो हम यहाँ पर देखिए, राजनीतिक जीवन जो यहाँ पर इनका रहा, अंबेडकर का जो राजनीतिक कैरियर था, राजनीतिक जीवन जो था वो 1926 में शुरू हुआ था और 1996 तक वो राजनीति के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर रहे। और जब 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में जब उन्हें नामित किया, तब अपने कर्तव्यों को उन्होंने बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लिया और उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया और बहुत सारे मामलों में उन्होंने भाषण दिए। तो जैसे कि ये जो आपका चैप्टर यहाँ पर लिखा गया है, ये चैप्टर भी आपका एक भाषण ही है। बहुत सारे भाषण उन्होंने दिए अलग अलग जगहों पर। और एक 1936 में उन्होंने अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना भी की और 1937 में वे केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटों से वो जीते और इस तरह विधायक के रूप में उन्हें चुना गया। और इसी वर्ष 1936 15 मई 1936 एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि ये चैप्टर आपका लिखा गया है, इस पाठ को यही नाम दिया गया है, यानी कि जो ये बुक है जिसमें ये पाठ आपका दिया गया है, ये भाषण आपका दिया गया है, उसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये प्रकाशित की गई और ये उनके न्यूयॉर्क में लिखे गए एक शोध पत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में उन्होंने धार्मिक जो नेता थे और जाति व्यवस्था को लेकर उन्होंने बहुत जोरदार आलोचना की, तो जैसे कि आप पाठ में देख ही सकते हैं। और उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। और बाद में 1955 में बीबीसी के साक्षात्कार में उन्होंने गांधी पर उनके गुजराती भाषा में पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन करना तथा अंग्रेजी पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप लगाया था। तो बहुत ही यहाँ पर अंबेडकर ने भारत की जो आजादी की लड़ाई थी उसमें बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया था। तो अब वो बताते हैं कि उनकी जो सोच थी, किसके लिए उनकी जो सोच थी कि किस तरह का उनका समाज होना चाहिए, किस तरह का उनका एक समाज की वो आशा करते थे। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो इसको हमने थोड़ा सा शुरू कर दिया था पिछले सेशन में। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की निरस गाथा सुनते सुनते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यानी कि अभी तक जितनी भी बातें हमने यहाँ पर अंबेडकर जी के लिए करी, भीमराव अंबेडकर साहब के लिए जितनी बातें हमने करी, तो उनको सुनते सुनते शायद आप लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे, यानी कि आप बहुत बोर हो गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये आपने क्यों किया, ये स्वाभाविक सी बात है। अतः मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। तो अब इस पाठ को लिखने वाले जो इसका हिंदी अनुवाद करने वाले जो है वो कहते हैं कि अब मैं इस समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं और पहले मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में एक आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि ऐसा पूछोगे तो मेरा उत्तर होगा कि आदर्श समाज वो है, देखिए क्या बताया था उन्होंने, आदर्श समाज वो है जिसमें सामाजिक स्वतंत्रता, समता
और भ्रातृत्व यानी कि बंधुता पर आधारित होगा। जो एक आदर्श समाज होगा वो सामाजिक स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता यानी कि बंधुत्व पर आधारित होगा। और फिर वो कहते हैं कि क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर पर हो सके। तो उन्होंने कहा कि किसी भी मतलब एक समाज में इतनी गतिशीलता तो जरूर होनी चाहिए जिससे कोई वांछित परिवर्तन अगर समाज में आता है, अच्छा परिवर्तन अगर समाज में आता है, तो वो एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, यानी कि सब में बराबर से फैल सके, सब में बराबर से बट सके। और तथा उनको सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। ऐसे समाज के बहुहितों में सबका भाग होना चाहिए, यानी कि जो ऐसा समाज है उसके बहुविधि हितों में, यानी कि जो भी हित उसके हैं उन सब में सबका भाग होना चाहिए और साथ ही सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। अब उन्होंने यहाँ पर बताया कि जिस तरह से समाज में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, घुल मिलकर रहते हैं, तो इसी को लोकतंत्र का नाम दिया गया है। अब क्योंकि लोकतंत्र केवल एक शासन पद्धति नहीं है, वो कहते हैं क्योंकि जो ये लोकतंत्र है ये केवल एक शासन पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। किसका नाम है लोकतंत्र? लोकतंत्र मूलतः जो सामूहिक जीवनचर्या है उसकी रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। और इसमें आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति हमें हमारे अंदर श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? तो अब वो कहते हैं कि जिस प्रकार हमें एक दूसरे लोगों में कोई हमारा भेदभाव नहीं है, हम एक दूसरे को सबको हम बराबर लेकर चलते हैं, तो इस प्रकार हमें स्वतंत्रता में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद कोई स्वतंत्रता का विरोध करे, यानी कि अपने जीवन तथा अपने शारीरिक सुरक्षा के अधिकार में इसी प्रकार जो संपत्ति का अधिकार है, जीविका उपार्जन के लिए आवश्यक और औजार व सामग्री रखने के अधिकार जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो अब उन्होंने अलग अलग रीजन दिए हैं जिससे कि लोगों को स्वतंत्रता के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की जो स्वाधीनता है उसके अर्थों में देखा जाए, या किसी भी संपत्ति पर अधिकार या जीविका उपार्जन के लिए आवश्यक जो सामग्री है उसको रखने का अधिकार, या अपने शरीर को स्वस्थ रखने का अधिकार, इसके अर्थ में वो कहते हैं कि स्वतंत्रता की पर आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? जब ये सारी चीजों के लिए आप मनुष्य की स्वतंत्रता मांग रहे हैं, मनुष्य के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं, तो फिर एक मनुष्य की सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज में सक्षम है, किसी भी चीज में किसी भी काम को करने में सक्षम है, तो उसके लिए उसको स्वतंत्रता क्यों नहीं प्रदान की जानी चाहिए? देखिए, जाति प्रथा के पोषक, जीवन, शारीरिक सुरक्षा,
तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता के लिए जल्दी से तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपने व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। अर्थात अगर हम चाहेंगे कि हमें जाति प्रथा के जो पोषक हैं, जीवन जो है, शारीरिक सुरक्षा जो है, संपत्ति का अधिकार जो है, इन सब की स्वतंत्रता तो हम स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के समक्ष प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए हम जल्दी से तैयार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर हम इस प्रकार की स्वतंत्रता लोगों को देते हैं तो वो क्या होगा, अपने व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को भी नहीं है। यानी कि उन्हें तो अपना जो काम करना है वो किसके अनुसार करना है, अपनी जाति के अनुसार करना है। तो उन्हें उस दास्ता को जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता वह स्थिति भी है, दास्ता वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, करने के लिए विवश होना पड़ता है, और यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बताया कि यह जो स्थिति है ये कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर जाति प्रथा की तरह कई ऐसे वर्ग भी हैं जहां पर लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं, अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने पड़ते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं आगे, अब आइए समता पर विचार करें। अब यहाँ पर कहते हैं अंबेडकर साहब की, अब आइए हम समता पर विचार करें, यानी कि समानता पर विचार करें। क्या समानता से भी किसी को आपत्ति हो सकती है? यानी कि क्या समता से भी किसी को आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका तर्क यह वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की समता 3 बातों पर निर्भर रहती है। कौन कौन सी 3 बातों पर? सबसे पहले शारीरिक एवं वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्रदान करता है, और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न। देखिए, 3 चीज ऐसे हैं जो समता, जो मनुष्य की समता होती है, मनुष्य का जो एक तरह से कहें तो मनुष्य की सहन करने की जो शक्ति होती है वो 3 बातों पर निर्भर करती है किसी भी चीज के लिए, या मनुष्य की समानता कहें तो वो 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला कि उसका शारीरिक एवं वंश परंपरा क्या है, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात जो समाज परंपरा के रूप में उनके माता पिता के कल्याण कामना क्या है, शिक्षा कैसी है, वैज्ञानिक ज्ञानार्जन कैसा है, और सभी उपलब्धियां क्या क्या हैं जिसके कारण जो सभ्य समाज है वो जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्रदान करता है। यानी कि ऐसी क्या उसमें उपलब्धियां उसके अंदर है, ऐसी क्या वंश परंपरा उसकी क्या है, माता पिता की उसकी शिक्षा क्या है, उसका वैज्ञानिक ज्ञानार्जन क्या है जो उसको बाकी लोगों से अलग करता है, और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न, और लास्ट में आता है मनुष्य का अपना एफर्ट्स, वो कितनी कोशिश करता है, वो उसकी कोशिशें कितनी है। एक तो ये होता है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दूसरा कि आप कोशिश कितनी कर रहे हो।
ठीक है, तो ये मेन चीज है। तो ये 3 चीजें यहाँ पर प्रमुख बताई है समता के लिए। अब यहाँ पर इन तीनों दृष्टियों के लिए भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते हैं। जब हम इन तीनों दृष्टियों से देखेंगे किसी भी मनुष्य को तो निश्चित ही कोई मनुष्य समान नहीं होगा, यानी कि किसी की भी शारीरिक और वंश परंपरा सबकी अलग होती है, शिक्षा सबकी अलग होती है, वैज्ञानिक ज्ञानार्जन सबका अलग होता है और एफर्ट सबके अलग अलग होते हैं, प्रयत्न सबके अलग अलग होते हैं। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता के विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? जो समता का विरोध करते हैं, समानता का विरोध करते हैं, उनके पास इस बात का क्या जवाब है? अब यहाँ पर आगे कहते हैं अंबेडकर साहब कि व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से, अगर हम किसी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से देखें तो असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता, यानी कि प्रयत्न जब असमान है तो व्यवहार भी असमान होगा। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे निश्चय ही बाजी लेकर जाएंगे जिनमें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा, व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। देखिए वे लोग जो कुल से भी उत्तम कुल के हैं, शिक्षा दीक्षा भी उनकी अच्छी है, पारिवारिक ख्याति भी उनकी है, पैतृक संपदा भी उनके पास है और व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ भी उन्हें प्राप्त है। तो इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अगर हम केवल ये सारी चीजें देखकर निर्णय दे देते हैं, ये सारी चीजें देखकर किसी व्यक्ति के बारे में हम फैसला कर लेते हैं, तो ये केवल सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय होगा। देखिए कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा कौशल होता है, बहुत सारा टैलेंट होता है, लेकिन वास्तव में वो क्योंकि उनको इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, इतने बड़े कुल के वो नहीं होते, अच्छी शिक्षा वो नहीं ग्रहण कर पाते और पारिवारिक ख्याति उनकी इतनी ज्यादा नहीं होती, पैतृक संपदा उनकी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो क्या होता है फिर वो इस कारण कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आगे अतः न्याय का तकाजा यह है, आप कहते हैं कि न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे यानी कि प्रयासों की असमानता, यानी कि जो एफर्ट्स हैं, लोग अलग अलग तरह के प्रयास करते हैं, कोई कम प्रयास करता है, कोई ज्यादा प्रयास करता है, तो इसके लिए जो ये सारी चीजें हैं ये मनुष्य के अपने वश की बात है, यानी कि मनुष्य जब उसके अपने वश की बात है कि वो क्या करना चाहता है। और इस आधार पर, ठीक है, जहां तीसरे आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम 2 आधारों जो मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। यानी कि जहां पर आप तीसरे, देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो कि प्रयास जो मनुष्य के अपने वश की बात है, यानी कि एफर्ट्स लगाना, जो कोशिश करना, किसके हाथ की बात है? कोशिश करना मनुष्य के हाथ की बात है। और दूसरा जो चीजें जैसे कि कुल का नाम,
उसकी शिक्षा, उसकी पारिवारिक ख्याति, उसकी पैतृक संपदा, उसकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा, ये सब उसके हाथ की बात नहीं है। जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे कुल में ही पैदा होगा, बहुत बड़े कुल का ही बनेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब ये सारी चीजें उसके अपने वश की बात नहीं और इस पर उसके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है, यानी कि ऐसे में जो उसके बस की बात है उसके लिए आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर रहे हो, लेकिन जो उसके बस की बात है उसके लिए आप व्यवहार नहीं कर रहे हो, यानी कि आप नहीं कह रहे हो कि मेहनत करो, आप उसके लिए कर रहे हो जो उसके बस की बात नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें कि समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर, समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। तो अब यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर आप समाज अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि हमारा समाज बहुत ज्यादा उपयोगी बने, तो संभव है कि वो समाज के सदस्यों को, यानी कि जो भी समाज के लोग हैं, उन सभी को समान अवसर दे, उनको समान व्यवहार उपलब्ध कराए। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता है कि केवल आपने सबको समान अधिकार दे दिए, समान व्यवहार आपने किया, समान अवसर आपने दिए तो समता का औचित्य आपका यहाँ पर समाप्त नहीं होता। इसका एक और भी आधार उपलब्ध है, इसका एक और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिक पुरुष का बहुत बड़ी संख्या से पाला पड़ता है। एक राजनीतिक पुरुष जो होता है उसका कई बार बहुत बड़ी बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है और अपनी जनता से व्यवहार करते समय, यानी कि क्योंकि उसका पाला बहुत बार बहुत सी जनसंख्या से पड़ता है, तो वो अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है और न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे कि वह सबकी अलग अलग समस्याओं, अलग अलग आवश्यकताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक और औचित्यपूर्ण न हो क्यों ना हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों और श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिज्ञ अगर कोई बात कर रहा है तो वो कभी भी ये नहीं देखता कि उसकी जो रैली है, उसको जो सुनने वाले लोग हैं वहां पर किस तरह के लोग हैं। तो वो कभी भी समाज को दो वर्गों में नहीं बांटता, समाज को दो अलग अलग वर्गों में वो नहीं, श्रेणियों में वो नहीं बांटता। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता होती है और यह व्यवहार्य सिद्धांत ही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, जो राजनीतिज्ञ होता है, बल्कि वह इसीलिए करता है कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण बल्कि इसीलिए कि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव होता है। इस प्रकार समता यद्यपि कल्पित जगत की वस्तु है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो समता है यानी कि समानता है वो कल्पित जगत की शक्ति है। फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब चूंकि चैप्टर हमने पढ़ लिया है और ये जो चैप्टर है ये दो भागों में हमें यहाँ पर दिया गया था। सबसे पहला श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, दूसरा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अब हम पाठ को पढ़ लिया है,
पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न हमें यहाँ पर दिए गए हैं पाठ से जुड़े हुए। तो पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्नोत्तर करने से आपका क्या होता है, साथ के साथ पाठ रिवाइज भी हो जाता है। प्रश्नोत्तर आपने पहले किए हैं क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पाठ आपको रिवाइज कराया जा रहा है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं। यानी कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन को एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं वो हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लिए अंबेडकर जी ने बहुत सारे तर्क दिए उन्होंने। तो कौन कौन से तर्क दिए हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ वो क्या करते हैं कि श्रमिकों का विभाजन भी कर देते हैं, कि जो जिस जाति में जो पैदा हुआ है, जिस जाति में जिसने जन्म लिया है, जो उनका काम है वो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है, श्रमिकों का विभाजन भी वहां पर कर देती है। और दूसरा यहाँ पर बताया है कि एक सभ्य जो समाज होता है, सभ्य समाज में क्या होता है कि श्रम विभाजन आवश्यक होता है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। यानी कि श्रमिकों का जो अस्वाभाविक विभाजन कर दिया जाता है कि आप भले ही वो उस क्षेत्र में कुशल होगा, भले ही वो उस क्षेत्र में कुशल नहीं होगा। देखिए दो यहाँ पर सिचुएशन बनती है कि इंसान अपना इच्छा से उस काम को कर रहा है या अनिच्छा से उस काम को कर रहा है, कि वो अपना एक तो होता है कि इच्छा से काम करना, जैसे कि हमने इस पाठ में पढ़ा था कि जो काम इच्छा से किया जाता है वो हमेशा अच्छा होता है। यानी कि यहाँ पर जो काम होगा वो भी अच्छा होगा और हर चीज में क्वालिटी जो है अच्छी आएगी। लेकिन जिसमें अनिच्छा से काम किया जाएगा वहां पर क्या होगा, अनिच्छा से काम करने से काम की क्वालिटी बढ़ेगी और वो काम करने में टाल मटोल करेगा। तो इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियां यहाँ पर बनेंगी। जैसे हमने इसमें बताया कि अगर मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि जो जाति प्रथा है उसमें श्रम विभाजन के कारण मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है और वो कभी भी मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार करके जन्म पर आधारित पेशे को निर्धारित कर दे कि आप इस कुल में पैदा हुए हैं तो आप इस तरह का ही काम करेंगे। ठीक है। और आगे यहाँ पर एक विपरीत परिस्थितियों में, जैसे बहुत ही ज्यादा मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे हमने कहा विकास जब हो रहा होता है तो विकास के टाइम पे अगर व्यक्ति को उस क्षेत्र की नॉलेज नहीं है, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था कंप्यूटर की नॉलेज का। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज का हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि जैसे अगर विकास हो रहा होता है, आज के समय में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर लोग कंप्यूटर से अपना काम नहीं करते हैं। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देखो, मेडिकल के क्षेत्र में देखो, कृषि के क्षेत्र में देखो, या एक तरह से हर क्षेत्र में आपको कंप्यूटर से सूचना एवं संचार तकनीकी आपको हर जगह आपको दिखाई देगा। तो देखिए इसका नॉलेज क्या है, अब आपको छोटे से फर्स्ट क्लास से ही आपको ये सारी नॉलेज दे दी जाती है। आप क्लास 1, 2, 3, 4 में होते हैं, आपको कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में दे दिया जाता है। लेकिन अगर हम जैसे यहाँ पर जाति प्रथा की बात कर रहे हैं तो अगर बच्चा उस अपनी ही, जैसे हमने कहा श्रम विभाजन कर दिया जाता है जाति प्रथा के आधार पर। तो अब अगर आप इस तरह का नॉलेज अगर नहीं है और ऐसी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाती हैं तो आदमी कोई दूसरा काम नहीं कर पाएगा। वो क्या होगा, वो एक तरह से उसकी भूखे मरने की स्थिति उसकी आ जाएगी। वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएगा, अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत जो पैसे हैं वो नहीं कमा पाएगा। तो इस तरह से बहुत ही अलग अलग यहाँ पर अंबेडकर के तर्क है जिसको जाति प्रथा को वो श्रम विभाजन का रूप मानने के नहीं मानना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी एवं भूखमरी का कारण कैसे बनती जा रही है? क्या आज भी यह स्थिति है?
तो देखिए ये फिर से आपका प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहा है कि हमने कहा जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का एक कारण बनती जा रही है। तो ये तो क्लियर है कि जाति प्रथा समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण बन रही है, लेकिन ये स्थिति क्या आज भी है? तो इसमें दो आपको चीजें बतानी है, दो तरह के आंसर आपको देने हैं। पहला तो देखिए जाति प्रथा आप क्लियर करेंगे कि जाति प्रथा जो है भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। यानी कि जो जाति प्रथा होती है ये मनुष्य को एक पेशे से जीवन भर के लिए बांध देती है, उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती। और भले ही उसकी जो इनकम हो, यानी कि भले ही क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे कौशल है, वो बहुत अच्छा काम भी कर सकता है, लेकिन वो उस काम को करने के लिए मजबूर है क्योंकि जाति प्रथा चल रही है। तो अनुपयुक्त और अपर्याप्त, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो उसका काम होता है वो उसके लिए अनुपयुक्त और अपर्याप्त हो जाता है, जिसके कारण भूखे मरने की स्थिति तक आ जाती है। और आधुनिक युग में भी कहें तो प्रायः यह स्थिति आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की जो प्रक्रिया है उसमें तकनीकी में निरंतर विकास के कारण कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाते हैं, और जिस कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी स्थिति में उसे अपने पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं है, और साथ ही वो उन चीजों को सीख भी नहीं पाया है, क्योंकि वो हमेशा एक ही पेशे से बंधा हुआ है। तो ये सारी चीजें उसको नहीं समझ में आती और उससे नहीं होती, तो एक तरह से उसके लिए भूखा मरने की स्थिति ये बन जाती है। और खास तौर पर हिंदू धर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर पेशा बदलने की, जाति प्रथा में किसी को पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती। आज भी यह स्थिति नहीं है। सरकारी कानून, समाज सुधारक, शिक्षा के कारण जाति प्रथा के बंधन थोड़ा सा कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन पेशे संबंधी बंधन प्रायः समाप्त प्रायः है, यानी कि बहुत अच्छे से समाप्त नहीं हुए हैं अभी भी। मतलब कई ऐसी जगह है, कई ऐसे लोग हैं जो अपने पैतृक पेशे को अपनाने के लिए मजबूर हैं, अपने पैतृक पेशे को अपनाते हैं, और भले ही वो उसमें बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते, बहुत ज्यादा उनको चीजें नहीं वो प्राप्त कर पाते हैं, उनको नहीं चीजें बहुत ज्यादा मिल पाती हैं, लेकिन वो अपना पेशा बदलना भी चाहें तो वो लेकिन आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति अपना पेशा बदलना चाहे तो वो बदल सकता है, वो बहुत ज्यादा बाध्य नहीं है। इस तरह से हमने दो प्रश्न कर लिए। अब यहाँ पर लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया था, दास्ता की। तो दास्ता की परिभाषा क्या है? देखिए, लेखक के मत से दास्ता से प्रायः केवल कानूनी पराधीनता नहीं है कि कानून से केवल पराधीन है हम। दास्ता का व्यापक परिभाषा है कि किसी भी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना, यानी कि वो अपने मन से, अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, अपनी रुचि का व्यवसाय वो नहीं चुन पाता है। इसका सीधा अर्थ है कि उसको दास्ता में जकड़ कर रखना। और इस सब चीजों में कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने 3 प्रश्न यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ पर 3 प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए है, आप इन्हें एक बार पढ़िए। जैसे शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद भीमराव अंबेडकर समता को एक व्यवहार्यपूर्ण सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं और इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? तो ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है कि कितने सारे उन्होंने तर्क दिए हैं समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने के लिए। और अगला है
सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों एवं जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। इससे क्या आप सहमत हैं? तो ये प्रश्न भी आपके लिए है। यानी कि जो भी यहाँ पर कहा है अंबेडकर जी ने कि भावनात्मक समत्व के लिए, तो उसको आपने क्लियर करना है। अगला है, आदर्श समाज में 3 तत्वों में से एक भ्रातृता, कहें तो बंधुत्व, ठीक है, को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को सम्मिलित किया है अथवा नहीं। आप इस भ्रातृता शब्द से कहां तक सहमत हैं? यदि नहीं तो क्या आप उचित समझोगे या समझोगी? आप यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है कि लेखक ने 3 शब्द यहाँ पर प्रयोग किए हैं, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता, ठीक है। तो 2 शब्दों की यहाँ पर बात नहीं की जा रही, यहाँ पर भ्रातृता यानी कि बंधुत्व की बात की जा रही है। तो क्या इसमें स्त्रियों को भी सम्मिलित किया गया है और नहीं, ये आपको बताना है। तो इस भ्रातृता शब्द से आप कहां तक सहमत हैं, ये आपको क्लियर करना है। पाठ बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम, 2 बार हमने रिवाइज भी कर दिया है, बहुत सारी बातें हमने भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में इसमें पढ़ी। तो अब आप क्या उचित समझते हैं वो आप लिखेंगे इस छठे प्रश्न में। तो बच्चों, इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा तथा मेरे सपनों का आदर्श समाज, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोनों जो हमारे पाठ थे यहाँ पर इस पाठ के, उनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा कि आखिर भीमराव अंबेडकर जी हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। इसको उन्होंने क्यों एक पाठ के रूप में, एक पुस्तक के रूप में उन्होंने लिखा है। तो आज का सेशन आप घर पर जरूर रिवाइज करेंगे। इसको आपकी बुक में बहुत अच्छे से बहुत सारी बातें इस पाठ में दी गई हैं। आप जीवन परिचय को भी पुनः रिवाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन के बारे में भी बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और पाठ में जो प्रश्न हमने कर लिए हैं उनको भी रिवाइज करेंगे, और जो प्रश्न हमने नहीं किए हैं उनको स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे। तो परीक्षाएं नजदीक है, जैसे कि बार बार आप लोगों को कहा जा रहा है कि आपको किसी भी पाठ से, किसी भी आपके गद्य खंड से संबंधित या काव्य खंड से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी आपके प्रश्न आते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी समस्याएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें चैट के माध्यम से अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।